हेलो दोस्तों, वेलकम टू खान स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री चैप्टर 1 पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 जाके देख लो। ये पार्ट 1 है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे को टॉपिक्स पढ़ने हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है, इसकी विशेषताएं पढ़नी है, दुर्ग और निचला शहर के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो तक आगे तक बने रहें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। तो आज हम पढ़ गए। तो हमने कल पढ़ा था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ के लोगों के जीवन निर्वाह के तरीके क्या थे। तो हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, पशुपालन और शिकार। इन तीन चीज़ों से हड़प्पा वासी अपना भोजन किया करते थे, अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। जो मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसके दो महत्वपूर्ण शहर थे। मुख्य शहर उसके दो थे, पहला तो था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। अब इनके बारे में देखेंगे कि क्या था। मोहनजोदड़ो की विशेषताएं देख लेते हैं पहले। हड़प्पा की तो हमने देख लिया, मोहनजोदड़ो की विशेषता देख लेते हैं। जो ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे मुख्य शहरों में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है और जो मोहनजोदड़ो है ये हड़प्पा सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। यह आधुनिक पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। आधुनिक में वर्तमान में जो पाकिस्तान स्थित है वहाँ पर स्थित था उस टाइम मोहनजोदड़ो। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर था। इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, 125 हेक्टेयर क्षेत्र में। मोहनजोदड़ो में नगर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। जो मोहनजोदड़ो शहर था इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, निचला और दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग की विशेषताएं देख लेते हैं, फिर निचला शहर की विशेषता देखेंगे। दुर्ग की विशेषता यह कि यह आकार में छोटा था लेकिन इसको ऊंचाई पर बनाया गया था। और जो दुर्ग था उसे चारों ओर से दीवार से घेर दिया गया था। यह दीवार ही इसे निचले शहर से अलग करती थी। दुर्ग के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे निचला शहर की क्या विशेषताएं हैं। ये पेपर में 3 नंबर का पूछा जा सकता है। जो मोहनजोदड़ो है इसके दुर्ग और निचले शहर की विशेषताएं बताओ, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। निचले शहर की देखेंगे। अब दुर्ग की विशेषता ये थी। अब देखेंगे निचले शहर की क्या विशेषता थी। निचला शहर में दुर्ग से बड़ा था। जो निचला शहर था ये दुर्ग में बड़ा था लेकिन यहाँ पे सामान्य लोग रहा करते थे। यहाँ पे अमीर लोग रहते थे, यहाँ सामान्य लोग रहा करते थे। और यहाँ की मुख्य विशेषता थी जल निकास प्रणाली। इसकी जल निकास प्रणाली की विशेषता हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी अपने पेपर की तैयारी कर पाएँ। अब देखेंगे जो दुर्ग था उसमें माल गोदाम की क्या विशेषता थी और विशाल स्नान घर की भी विशेषता देखनी है। दुर्ग में था ये। तो अब देख लेते हैं माल गोदाम की विशेषता। ये एक बड़े आकार का गोदाम होता था जिसमें अनाज को रखा जाता था। ये एक बड़े आकार का एक गोदाम था जिसमें अनाज रखा जाता था। अन्न गृह भी बोला जाता है इसको। अब देखेंगे विशाल स्नानघर की क्या विशेषता थी। ये 3 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुर्ग पर बड़े बड़े स्नानघर के अवशेष मिले हैं। इनका आकार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 2.4 मीटर गहरा था। ये विशाल स्नानघर जो था मोहनजोदड़ो में उसकी विशेषता है। ये एक बड़े ये इसके अवशेष बड़े बड़े मात्रा में मिले हैं और इसका जो आकार है 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.4 मीटर गहरा था। और इसके चारों ओर बरामदे बने हुए थे। स्नानघर को भरने के लिए कुएं का प्रबंध, जो स्नानघर को भरने के लिए कुआं का भी प्रयोग किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि इनका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। जो विशाल स्नानघर है मोहनजोदड़ो में स्थित था, इसका जो प्रयोग किया जाता था धार्मिक अनुष्ठानों में और विशेष अवसरों पर नहाने के लिए किया जाता था। जलाशयों में तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिणी और से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। जो जलाशय में तल तक जाने तक वहाँ पे 2 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। उत्तर और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इन सभी जलाशयों को मुख्य नालियों से जोड़ा जाता था। जब ये जलाशय का पानी गंदा हो जाता था तो मुख्य नालियों से बाहर फेंक उनको निकाल दिया जाता था। ये विशाल स्नानघर की विशेषताएं आपको याद रखनी है। अब देखेंगे जो निचला शहर था इसमें सड़कों की क्या विशेषता थी। ये 3 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो में सड़कें 4 से 10 मीटर तक चौड़ी थी। जो मोहनजोदड़ो में सड़कें थी वो 4 से 10 मीटर चौड़ी थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को इस तरह से बनाया गया था ताकि वह हवा से जरिए अपने आप साफ हो जाए। कई इतिहासकारों का कहना है कि सड़कों को ऐसा बनाया गया था ताकि हवा चले तो ये सड़क अपने आप ही साफ हो जाए, किसी को साफ करने की आवश्यकता ना पड़े।
तो ये हमने सड़कों की विशेषताएं देखी, 3 नंबर का पेपर में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। अब देखेंगे जल निकास प्रणाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी जल निकास प्रणाली। ये 3 नंबर का पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो जो नियोजित ढंग से नालियों एवं गलियों का निर्माण किया गया था, नालियों को निर्माण के लिए जिप्सम के गारों का प्रयोग किया जाता था। एक जिप्सम का गारे का प्रयोग किया जाता था नालियाँ बनाने के लिए, और जो इस नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि इसमें कूड़ा करकट ना हो और इसे गंदगी से बचाया जा सके। और वर्षा जल के लिए विशेष प्रबंधन, और वर्षा जल निकास के लिए विशेष प्रबंधन किए गए। जो वर्षा का जल उपस्थित होता था सड़कों नालियों में, तो उसके निकास के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। ये जल निकास प्रणाली की विशेषता थी, आपको याद रखनी है। अब देखेंगे भवन निर्माण, जो मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण कैसे किया गया था। तो मोहनजोदड़ो में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया, बीच में आंगन हुआ करती थी और उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। और जो प्रत्येक घर का दीवार था वो बाहर एक नाली अवश्य हो, जो प्रत्येक घर की दीवार के बाहर एक नाली अवश्य हुआ करता था। हर घर में बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे, हर घर में पक्की ईंटों का बना, जो हर घर थे वो पक्की ईंटों से बनाया हुआ एक स्नान घर हुआ करता था वहां पर। और घर के अंदर एक कुएं का निर्माण भी किया गया था। और पानी के निकास के लिए हर घर में नालियों का प्रबंधन किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मोहनजोदड़ो में लोग कैसे घर बनाया करते थे। तो वहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था, बीच में आंगन हुआ करती थी और उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। प्रत्येक जो घर का दीवार था उसके बगल में एक नाली अवश्य हुआ करती थी। घर के आंगन बड़े बड़े हुआ करते थे और पक्की ईंटों से घर में स्नानघर बनाए जाते थे। और घर के अंदर कुओं का निर्माण भी किया गया था। और पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंधन किया जाता था। इस आंगन का प्रयोग खाना पकाने एवं अन्य कार्यों के लिए किया जाता था। जो घर के बीच में जो आंगन हुआ करती थी वहाँ पर अन्य बहुत सारे काम वहाँ पे किए जाते थे, जैसे खाना बनाना, हर और भी कुछ काम। निचले कमरों में खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुलते थे। जो घर का प्रथम तल हुआ करता था उसके निचले कमरे में खिड़कियां नहीं हुआ करती थी और दरवाजे आंगन की तरफ खुला करते थे। और जो स्नानघर की नालियां बाहर गलियों के नालियों से जुड़ी होती थी, घरों में सीढ़ियां भी होती थी, जिससे ये सिस्ट होता है कि वहाँ 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। आपके पेपर में 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में घर 2 मंजिला हुआ करते थे। तो इसका ये साक्ष्य हमारे को मिलता है कि वहाँ पे सीढ़ियाँ के अवशेष हमारे को मिले हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ पर 2 मंजिला मकान भी हुआ करते थे। अकेले मोहनजोदड़ो में लगभग 700 अलग अलग कुएं प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो में 1 नंबर का MCQ में पूछा जा सकता है कि कितने कुएं प्राप्त हुए हैं। तो 700 कुएं प्राप्त हुए हैं हमें मोहनजोदड़ो से। या आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब देखेंगे अन्य विशेषताएं क्या क्या थी वहाँ पर। तो यात्रियों के लिए सराय का निर्माण किया गया था। तो वहाँ पे अन्य विशेषता ये थी कि यात्रियों को जब वहाँ पे व्यापार हुआ करता था तो यात्री आएंगे तो यात्रियों को रहने के लिए घर का निर्माण किया गया था। सराय उन्हें किराए पर दिए जाते थे। और जो वहाँ पे बर्तन पकाने की जो भट्टी हुआ करती थी उससे धुआं निकला करता था। तो शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए इस भट्टी को शहर से बाहर बनाया जाता था। और गलियों का निर्माण इस तरह से किया गया था ताकि सूर्य की रोशनी कोने कोने तक पहुंचा जा सके। तो गलियों का निर्माण ऐसे किया गया था ताकि सूरज की रोशनी हर कोने कोने तक पहुंच सके। और रात को सुरक्षा के लिए पहरेदार तैनात किए जाते थे। जैसे आज भी देखा जा सकता है कि रात को पहरेदार हुआ करते हैं, पुलिस होते हैं इस टाइम तो, लेकिन उस टाइम में पहरेदार तैनात किए जाते थे। और कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढे में दबाया जाता, तो कूड़े को नगरों से बाहर गड्ढे में दबाया जाता था। गड्ढे वहाँ पे कर दिए जाते थे शहर के बाहर और वहीं पर सारा कूड़ा ले जाके दफना दिया जाता था। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता का कैसे पता लगता है। तो इससे हम 2 प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में विभिन्नता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो समाधान और एक विलासिता की वस्तुएं। तो समाधान क्या होता है, वो समाधान उसे कहा जाता है जैसे कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाया जाता है, अंतिम संस्कार को ही समाधान कहा जाता है। और विलासिता की वस्तुएं वो होती हैं जो बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं और इसे विशेष वस्तुओं से बनाया जाता है और ये दुर्लभ मात्रा में उपस्थित होती हैं। तो अब
समाधान के बारे में देख लेते हैं कि कैसे हमारे को सामाजिक विभिन्नता का पता लगता है। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार जो यहाँ पर अंतिम संस्कार हुआ करते थे वो व्यक्तियों को दफनाकर किए जाते थे। और जो अभी हमारे पुरातत्व को वहाँ की कब्रें मिली हैं उनकी बनावट एक दूसरे से काफ़ी अलग है। कई कब्रों को तो ईंटों की चिनाई से बनाई गई हैं, लेकिन कुछ कब्रें सामान्य रूप से हैं। तो जो अंतिम संस्कार है वहाँ पे दफना कर किया जाता था। और वहाँ पे कई कब्र हैं, उनकी जो बनावट है वो उनमें विभिन्नता पाई जाती है। कुछ कब्र को तो ईंटों की चिनाई से बनाया गया था मजबूत तरीके से, और कई कब्र सामान्य रूप में मिले हैं। तो इस आधार से भी हम सामाजिक विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। जिनके कब्र अच्छे तरह बनाए गए थे वो तो अमीर लोग होंगे, और जिनके सामान्य रूप में वो गरीब होंगे। और जो कब्र में व्यक्तियों के साथ मिट्टी और के बर्तन और आभूषण भी दफना दिए जाते थे, क्योंकि शायद हड़प्पा के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते। जो हड़प्पा वासी थे उनके सामाजिक विभिन्नता का इस तरह भी पता लगता है कि वो जो व्यक्तियों को दफनाया करते थे तो उनके साथ आभूषण और महंगी वस्तुओं को भी दफना दिया करते थे। इससे इस बात का पता चलता है कि हड़प्पा वासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। वो सोचते थे कि इन सब वस्तुओं का वो अगले जन्म में इसका उपयोग कर सकेंगे। और जो कब्र हैं उनके अंदर तांबे के दर्पण, मनके और आभूषण आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो हमने अभी समाधान के बारे में पढ़ा, विलासिता की। वहाँ पर सामाजिक विभिन्नता का पता दो प्रकार से लगा सकते हैं, समाधान और विलासिता की वस्तुएं। समाधान तो हमने देख लिया, अब विलासिता की वस्तुएं देखेंगे। विलासिता की वस्तुएं, सामाजिक विभिन्नता को पहचानने का एक और तरीका होता है विलासिता की वस्तुएं। मुख्य रूप से दो वस्तुएं पाई जाती हैं। रोजमर्रा प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि चक्कियाँ, मिट्टी के बर्तन, सुई, सामान्य औजार आदि। इन्हें पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से बनाया जाता है और यह आसानी से उपलब्ध होती हैं। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक तो जो सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध हो जाएं, और दूसरा विलासिता की वस्तुएं। ये वो वस्तुएं होती हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती, अर्थात कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुएं हैं जो महंगी या दुर्लभ हों, उन्हें कीमती माना जाता है, जैसे कि फ्रांस के पात्र, स्वर्णाभूषण। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल, ये गुजरात में स्थित था, कालीबंगन राजस्थान में था, नागेश्वर गुजरात में था, धोलावीरा गुजरात में था। ये हमने सामाजिक विभिन्नता का पता लगा लिया कि हमने समाधान के बारे में देखा और विलासिता की वस्तुओं में बारे में देखा। इस तरह हम हड़प्पा वासियों की सामाजिक विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब देख लेते हैं शिल्पकला। शिल्पकला के अंदर आभूषण, मूर्तियाँ, औजार आदि को शामिल किया जाता है। शिल्पकला में आभूषण, मूर्तियां और औजार बनाने की प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। हड़प्पा में मुख्य रूप से मनके, मुहर, बाट बनाए जाते थे, शंख की कटाई की जाती थी और धातु कार्य किए जाते। जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पर मुहर बनाए जाते थे, बाट और शंख की कटाई की जाती थी। और जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र हैं वो चन्हुदड़ो और लोथल हैं। और धोलावीरा में छेद करने का सामान मिला है। जो छेद करने का सामान वो धोलावीरा से मिला है। 1 नंबर का एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि शिल्प उत्पादन के केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको लिखना है चन्हुदड़ो और लोथल, और धोलावीरा में छेद करने का सामान मिला है। ये हमने आज ये टॉपिक पढ़ लिया। हड़प्पा के बारे में देखा कि वहाँ के सामाजिक विभिन्नताएं का पता कैसे लगाया जाता था, और अन्य विशेषता भी यहाँ की देख ली हमने। भवन निर्माण भी देख लिया, वहाँ भवन निर्माण कैसे किए जाते थे। वहाँ की जल निकास प्रणाली के बारे में देखा, और वहाँ के निचले शहर की सड़कों के बारे में देखा, सड़कों की क्या विशेषता थी। विशाल स्नानघर की विशेषता देखी, माल गोदाम के बारे में पढ़ा, निचला शहर, दुर्ग और निचला शहर के बारे में पढ़ा, और मोहनजोदड़ो की विशेषताएं देखी, मोहनजोदड़ो। तो ये हमारा पार्ट 2 था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और इसका 3rd पार्ट बहुत जल्दी आएगा, और जिसने इसका 1st पार्ट नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, वो 1st पार्ट आप जाके देख लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये सारे नोट्स आपके तैयार होते रहेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका देखेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वहाँ
मोहर मुद्रांकन पढ़ेंगे, बाट मनके की विशेषताएं देखेंगे और भी बहुत टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।